वेलकम टू डे। तो अभी तक आपको ये खबर मिल गया होगा कि म्यांमार अपने ही सिविलियंस को मार रहा है। हम लोग उसका रीज़न समझेंगे कि क्यों कोई देश अपने ही सिविलियंस को मारेगा, और अब तक लगभग 8,000 अपने सिविलियंस को मार चुका है। तो हम लोग ये पूरा स्टोरी समझेंगे। रिसेंट एक एयर स्ट्राइक में, यस, एयर स्ट्राइक अपने ही सिविलियन पे जो है वो फाइटर प्लेन से बॉम्ब गिरा रहा है म्यांमार। क्यों गिरा रहा है हम लोग समझेंगे। पूरी स्टोरी, करंट घटना क्या है, इसके पीछे की रीज़न क्या है, कंप्लीट स्टोरी समझेंगे। उसमें इंडिया का रोल क्या है, उसमें यूएस कुछ क्यों नहीं इंटरवीन कर रहा, पूरी कंप्लीट स्टोरी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। सो 2021 से लेके और 2025 तक, अब 2021 से मैं क्यों बात कर रहा हूँ ये भी हम समझेंगे। अब तक तकरीबन 8,500 ऑफिशियल जो डेटा है, 8,500 अपने सिविलियन को मार चुका है म्यांमार की आर्मी, राइट। और ये डेटा जो है वो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है ये। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि कहाँ पे मेजर जो मैसेकर्स हुए हैं वहाँ पे, वहाँ की आर्मी के द्वारा ही। आप देख सकते हो यहाँ पे 210 मैसेकर्स बाय द जुंटा इसको बोलते हैं, जो आर्मी के कुछ हेड्स होते हैं, आर्मी के जो गिने चुने लोग होते हैं जो कि पूरा वहाँ का शासन चला रहे होते हैं किसी भी देश का, उनको जुंटा बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आप याद कर लेना। सो 2021 में म्यांमार की जो आर्मी है उसने वहाँ के गवर्नमेंट में कैप्चर कर लिया था, ये हम लोग बाद में समझेंगे। तो अभी तक जो है उन्होंने जो है ऑफिशियल डेटा जो हम लोगों ने देख लिया उसमें 8,000 से ज़्यादा लोगों को मारा, और उसमें अकेले में ये जो एक जगह है पाजाईगी मैसेकर, यहाँ पे 165 लोगों को एक सिंगल डे में जो है वो एयर स्ट्राइक में मार दिया था म्यांमार ने। और इसके पास में मोनटैंग में मारा था, लेटियंगकोंग मैसेकर, टार्टियांग मैसेकर, बहुत ऐसे है जहाँ पे खुलेआम लोगों को गन डाउन कर दिया गया वहाँ के आर्मी के द्वारा। रीज़न क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फरवरी 1, 2021 में यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, इनका गवर्नमेंट था ओंग सैन सुकी, जो नॉर्मल डेमोक्रेसी के हिसाब से वोटिंग करके जो गवर्नमेंट होती है, वोटिंग करके गवर्नमेंट थी इनकी। और इसको बहुत ही, म्यांमार में पीस था, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और ये बहुत अच्छे से भारत के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे इनके, वर्ल्ड के साथ बहुत अच्छे संपर्क थे इनको। बहुत सारा इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फॉर पीस, और बहुत ही बढ़िया चल रहा था सब कुछ म्यांमार में। ऑन ऑल ऑफ सडन वन फाइन डे जो आर्मी के चीफ थे वहाँ के, ये भाई साहब, उन्होंने कैप्चर कर लिया पूरा म्यांमार के गवर्नमेंट को, सिर्फ ये डिक्लेयर करके कि जो इलेक्शंस हुए थे वो फेयर नहीं थे, उसमें फ्रॉड हुआ था। और ये 2021 की बात है और 25 चल रहा है। तो अगर फ्रॉड हुआ था तो इनको दोबारा इलेक्शन करवाने थे, जो कि आज तक नहीं हुआ है। और क्या हुआ है वो भी हम लोग समझेंगे आगे, आप वीडियो में पूरा बने रहिए। सो हुआ, इनकी गवर्नमेंट को इन्होंने हटा दिया और खुद जो है वो पूरा म्यांमार पे कैप्चर कर लिया। और अभी तक 8,000 लोगों को वो जान से मार चुके हैं। 80,000 घरों में आग लगा दिया गया, 80,000 होम्स बर्न, 30 लाख लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा। ये सिचुएशन है म्यांमार के अंदर में। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि आगे की कहानी क्या थी। जब इन्होंने 21 तारीख को ऐसा कर दिया था, 1 फरवरी को 2021 में जब इन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया गवर्नमेंट को, उसके बाद में मिलियंस ऑफ लोग जो है वो रास्ते में उतर गए और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे। वहाँ पे लोग जो है वो कैंडल लेके घूम रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं ये गलत है, इनकी गवर्नमेंट को रहना चाहिए था, आप इसको जो है फॉल्स एलिगेशन के तहत जो है ये गवर्नमेंट को ये कर रहे हो। अल्टीमेटली सत्ता चाहिए था, सत्ता का भूख जो है ना वो बहुत ही ख़राब चीज़ होता है। यू विल सी कि पूरा एक कंट्री कैसे ख़त्म होने के कगार पे आज की डेट में पहुँच चुका है। सो बर्थ ऑफ द आर्म रेसिस्टेंस, आपको भी पता है कि जब भी कहीं पे रेसिस्टेंस होता है किसी चीज़ को लेके, तो वहाँ पर डेफिनेटली एक रेसिस्टेंस होता है। हर कंट्री में आप कहीं पे भी देख लो, आज पाकिस्तान में भी देख लो, बलोच लिबरेशन आर्मी BLA का जन्म हो गया है। क्यों? बिकॉज कि जो बलोच हैं उनके ऊपर में बहुत सारा अटैक्स, बहुत अत्याचार किया गया पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। तो अपने आप कोई ना कोई संगठन खड़ा हो जाता है, और म्यांमार में एक संगठन खड़ा हो जाता है, पीपुल्स डिफेंस फ्रंट, PDFs। ये एथनिक ग्रुप जो थे वहाँ पे, जो एथनिक ग्रुप्स जो बहुत सारे ग्रुप होते हैं, वो ग्रुप एक्टिवेट हो जाते हैं कुछ एक पार्टिकुलर एरियाज़ में, जो कि इंडिया के बॉर्डर के अगल बगल भी हैं कुछ एरिया, जिसमें साग्यांग है, मिगवे, चीन, कारेन एंड रखाइन। रखाइन का तो नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में जब आपने सुना होगा तो रखाइन के बारे में नाम जो है आपने बहुत बार सुना होगा इनका, राइट। मैप में भी हम लोग इसको पूरा कंप्लीट समझेंगे। तो बहुत सारे जो है वहाँ पे ग्रुप्स खड़े हो गए, और उसमें सबसे जो मेजर ग्रुप निकल के सामने आया वो PDF निकल के आया, पीपल्स डिफेंस फोर्स। अब आगे इसमें देखेंगे क्या होता है कि एयर स्ट्राइक जो वहाँ की आर्मी है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको सही दिखाने के लिए वो बहुत सारे अटैक्स लॉन्च कर देती हैं इन लोगों पे। जो पीसफुली जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे तो अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब इनको एक बहाना मिल जाता है, वहाँ के गवर्नमेंट को एक बहाना मिल जाता है कि ये PDF जो है वो टेररिस्ट ग्रुप है,
और हम उन्हें मारेंगे बिकॉज लाइक ये जो है वो नेशनल पीस को जो है वो कायम नहीं होने दे रहे हैं और ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। और अपने ही नागरिक पे आपने कभी नहीं सुना होगा मतलब कोई भी एक सभी इंडिया के साथ तो कंपैरिजन करना मतलब बहुत ही शर्म की बात होगी, कभी कंपैरिजन मैं करना भी नहीं चाहूँगा और करूँगा भी नहीं मैं। कोई भी एक सभ्य कंट्री जो है अपने सिविलियन के अगेंस्ट में अगर कुछ रिबेल्स अगर कोई ग्रुप होता है ना तो उसको दबाने के लिए एटलीस्ट अपने आर्मी का इस्तेमाल नहीं करती है। आप देख सकते हो हमारे छत्तीसगढ़ में इतना सीवियर जो है वहाँ पे नक्सल्स ऑपरेशंस होते हैं और नक्सल्स जो है वो इतना सीवियरली जो है वो हार्म करते हैं कंट्री को, बट स्टिल इंडिया कभी अपने आर्मी का इस्तेमाल नहीं करती है। वहाँ पे जो हमारे सेंट्रल फोर्सेज है, जो स्टेट फोर्सेज है, वहीं उसको कंट्रोल करने की इस्तेमाल करती है। कभी इंडिया वहाँ हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल नहीं करता, कभी वहाँ बॉम्बर्स का इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे म्यांमार की आर्मी, मतलब मैं ही बोला कि तुलना करना ही गलत होगा, म्यांमार की आदमी जो है वो चर्चेज़ पे, बहुत सारा बौद्ध मठ पे, मंदिरों पे जो है ना वो ये कह के कि यहाँ पे छुपे हुए हैं जो रिबिलियन छुपे हैं, वहाँ पे डायरेक्टली बॉम्ब कर दे रहे हैं। ये आप जो पिक्चर देख रहे हो ये पिक्चर 2 दिन पहले का है। ये एक बौद्ध मठ है जहाँ पे कि उन्होंने बॉम्बिंग की, जिसमें 23 लोग इकट्ठे सेम डे मारे गए और बाद में रिपोर्ट किया गया कि 30 लोग 30 पीपल वेयर डाइड इन अ सिंगल इंसिडेंट। और ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे अपने ही लोगों को मारा गया है। राइट, जुलाई 11 2025 जो मैं अभी बता रहा हूँ 2 से 3 दिन के पहले यहाँ पे एक बौद्ध मठ में अटैक किया गया जहाँ पे कि 23 लोग तो ऑन द डे मारे गए, लेकिन बाद में रिपोर्ट किया कि वहाँ पे बच्चे मारे गए और बहुत सारे लोग मारे गए और 30 से ज़्यादा लोग वहाँ पे जो है वो मारे गए, 60 से ज़्यादा लोग वहाँ पे घायल हुए। राइट, तो जो वहाँ की आर्मी है उनको कोई मतलब नहीं है ना, वहाँ पे कोई भी मतलब उन लोगों ने कोई भी मतलब जो है उसको निंदा नहीं किया, कुछ नहीं, मतलब उनका कोई कमेंट नहीं, बस मारो। सिंपल सा लॉ है कि कोई भी अगर आर्म्स उनके अगेंस्ट में उठाता है, अपने देश के अंदर में आवाज़ उठाता है, तो उसको जस्ट किल देम ऑल, बिना कोई डिफ्रेंशिएशन के। अब यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया का यहाँ पे क्या रोल है। आपने कल परसों एक न्यूज़ देखा होगा कि उल्फा, हम मैप में मैं आपको दिखाएंगे, मैं सारा सब कुछ दिखाऊंगा आपको मैप में। तो उल्फा एक ग्रुप है आसाम की, उल्फा आई बेसिकली, ये बहुत पहले एक्टिव हुआ करते थे बट अब इनका कोई प्रेजेंस, ऐसा इस प्रकार का कोई प्रेजेंस इनका रह नहीं गया है। बट पाकिस्तान से फंडिंग मिलते रहता है, वर्ल्ड बैंक वाला जो पैसा आता है ना वो घूम के फिर इनके पास आता है, क्योंकि ये आसाम में एक बोलते हैं कि आसाम को आज़ाद कराएंगे। ये इनका बहुत पुराना ग्रुप था एक, अब इनका कोई ऐसा रह नहीं गया, बट उस पैसे का यूटिलाइजेशन करने के लिए अपने बॉस को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। और क्योंकि एक खुला मैदान बन गया है म्यांमार, तो वहाँ ये लोग घूमते रहते हैं। अब इनके ऊपर किसी ने अटैक किया जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंडियन आर्मी ने भी अभी नहीं लिया। हालांकि सारे मीडिया हाउसेस ने इसको कवर कर लिया है और बोला इंडियन आर्मी, इंडिया हैज़ अटैक, इंडिया हैज़ डन दिस स्ट्राइक। इंडिया ने बहुत सारे जो है वो ड्रोन्स भेज के जो इनके की लीडर्स हैं, जो उल्फा आई जो एक उग्रवादी संगठन है, इनको मार दिया है। लेकिन इंडियन आर्मी बोल रही है कि ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं है। अब इंडिया का ऐसा इंस्टेंस क्यों हो सकता है, लेट अस अंडरस्टैंड। अब मैप में मैं दिखाता हूँ आपको, ये म्यांमार है, शायद मुझे पहले दिखा देना चाहिए था आपको। ये हमारा इंडिया का जो है वो ईस्टर्न पार्ट हो गया, ये हमारा मिजोरम हो गया, यहाँ पे ये त्रिपुरा हो गया, ये मणिपुर हो गया, नागालैंड, और इधर वाला जो ये पूरा बॉर्डर जो है वो म्यांमार के साथ में शेयर करते हैं। ये नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ये डायरेक्टली जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, म्यांमार के साथ में। इस साइड अगर देखेंगे तो ये चाइना के साथ में म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है, इधर थाईलैंड हो गया, और इधर बांग्लादेश के साथ में शेयर करता है। ये थोड़ी सी बाउंड्री जहाँ पे ये मैं पॉइंटर अभी घुमा रहा हूँ यहाँ पे, हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये वाला यहाँ पे बांग्लादेश शेयर करता है, यहीं से रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था, इसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में समझेंगे। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे उग्रवादी ग्रुप्स जो हैं वो इंडिया से भाग के जाके आराम से छुप जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है वो जुरिडिक्शन नहीं है। राइट, आपको भी समझ रहे हो कि यहाँ पे हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, और यहाँ पे हमारे आर्मी बेसिस, पुलिस इतनी एक्टिव है यहाँ पे कि तो अब वो पहले वाला नॉर्थ ईस्ट नहीं रहा। राइट, नॉर्थ ईस्ट पे पूरा हमारा अभी जो है वो हर एक कोने कोने पे जो है वो इंडिया का जो है वो बहुत ही बढ़िया ग्रिप है, पहले भी था और अब तो पूछो मत ऐसा ग्रिप है। तो ये लोग भाग के यहाँ पे छुप रहे हैं क्योंकि म्यांमार में जो है वो तो गवर्नमेंट है नहीं प्रॉपर, आर्मी जो है वो अपने लोगों से परेशान है। तो यहाँ पे भी किसी ने अटैक किया और किसने क्या किया नहीं, तो अब ये इंडिया का स्टैंड है। अब इंडिया बोल क्यों नहीं रहा है, राइट, इंडिया क्यों नहीं बोल रहा है ये चीज़, तो लेट अस अंडरस्टैंड। इंडिया, ये आपको सबको पता है कि ये बांग्लादेश यहाँ पे बीच में है, यहाँ से अपना जो है इसको हम लोग कॉरिडोर जो है काफ़ी पतला है, सिर्फ 22 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जिसको लोग चिकन नेक बोलते हैं, मैं नहीं चिकन नेक बोलता हूँ, क्योंकि हमारा ये चिकन नेक नहीं है, मैं नहीं मानता। राइट, हमारा ये पार्ट है जो कि 22 किलोमीटर का पतला है, और ये जो है ये हमारे लिए सही कहीं ना कहीं नहीं है, एक तरफ नेपाल एक तरफ बांग्लादेश, और इसमें चाइना की नज़र हमेशा बनी रहती है। नाउ पॉइंट इज़ दैट भारत ने सोचा कि हम कैसे सामान जो है नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी को कैसे
हम पहुंचाएं, क्योंकि आप एक सिंगल किसी भी एक सिंगल, जैसे हम लोग बोलते हैं सिंगल सोर्स पे, सोर्स ऑफ इनकम पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से एक सिंगल रास्ते पे आप जब आपको पता है कि ये वनरेबल है तो आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, आपको एक प्लान भी हमेशा एक्टिवेट रखना पड़ता है। तो इंडिया ने सोचा था बांग्लादेश के थ्रू हम डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेन रूट बना देंगे जो त्रिपुरा पहुँचेगा, लेकिन बांग्लादेश ने अपना रंग दिखाया रिसेंटली वहाँ पे। तो इंडिया ने प्लान किया था कि यहाँ कोलकाता से एक पोर्ट के थ्रू या इंडिया के किसी भी पोर्ट के थ्रू हम यहाँ पे जाएंगे म्यांमार, ये है म्यांमार, और यहाँ पे एक रिवर है पतली सी, हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आप वहाँ पे देख पाओगे। और यहाँ से एक रिवर है, तो रिवर के थ्रू जो है यहाँ तक पहुँचाएंगे, इसको कालादेन प्रोजेक्ट नाम दिया है, और यहाँ से फिर जो है म्यांमार के थ्रू जो है पूरा नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर देंगे। तो कल को अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आती है तो हमारे पास में एक प्लान भी हमेशा रेडी रहेगा। नाउ अगर आप म्यांमार में ही छुपे उग्रवादियों को मारते हो और खुलेआम बोलते हो हमने मारा है, और वहाँ के करेंट जो रूलिंग जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, जो आर्मी, अगर उसके साथ आप संबंध खराब करते हो, राइट, तो फिर तो आपका ये प्रोग्राम भी गया, जो कि काफ़ी जो है वो की है। तो शायद इसमें ऐसा हो सकता है, ये मेरा पर्सनल जो है वो ओपिनियन है कि जो यहाँ पे इंडिया ने अगर अटैक किया भी होगा तो इसी कारण से जो है इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि उनके साथ में अपना रिलेशन जो है वो ख़राब ना हो सकता है अंदर कोई डील हुई हो, अब वो मैं नहीं बता सकता। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि यूएस यहाँ पे क्यों सोया हुआ है। यूएस जो कि बोलता है कि डेमोक्रेसी का रखवाला है, वो कहीं भी कुछ हो वो पहले कूद के एकदम तैयार हो जाता है उसमें इंटरफेयर करने के लिए, राइट। जो सबसे बड़ा चौधरी है डेमोक्रेसी का, चौधरी कहाँ चुप बैठा हुआ है? चौधरी इसलिए चुप बैठा हुआ है क्योंकि चौधरी को वहाँ फ़ायदा नहीं दिख रहा। लेट अस अंडरस्टैंड कि वहाँ पे यूएस को क्या फ़ायदा नहीं दिख रहा। यूएस जो कि इराक, सीरिया, लीबिया, ईरान, कुछ होता नहीं वहाँ पे कूद पड़ता है। सिंपल सा रीज़न है, ये ड्रम जो मैंने बनाया है ना, इससे आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि वहाँ पे उसको कोई रिसोर्स नहीं दिख रहा। यूएस ऐसे ही अपने बॉम्ब्स, एमिनेशंस और अपने आर्मी के पर्सनल को शहीद होने के लिए कहीं पे नहीं भेजता है, उसको रिटर्न में कुछ चाहिए होता है। डेमोक्रेसी का रखवाला कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, बस मन किया चलो जी डेमोक्रेसी का रखवाला बन जाता है। डेमोक्रेसी का रखवाला बनने के लिए भी रिटर्न में कुछ चाहिए होता है। यूएस आज के डेट में जो साउथ कोरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है, जापान को प्रोटेक्ट कर रहा है, पैसे लेता, लिटरली पैसे लेता, उस पैसे लेके उनको प्रोटेक्शन देता, बोलता है आप अपनी आर्मी भी मत रखो, मैं प्रोटेक्ट करूंगा। और अब ट्रम्प तो खुलेआम बोलते हैं आपसे इतने पैसे लेंगे तब आपको प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं तो हम अपनी आर्मी जो है वापस बुला लेंगे। आप सोचिए कि जो देश कंप्लीटली डिपेंडेंट है लाइक जापान एंड सब जो है साउथ कोरिया, ये लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट है अपनी जो है वो सिक्योरिटी के लिए यूएस के ऊपर। अगर वो पैसे ना दे उसको और वो किसी दिन पुल आउट कर लें तब तो वो पूरे एक्सपोज हो जाएंगे टुवर्ड्स नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो वो है वो बिल्कुल किम जोंग उनको ख़त्म कर देगा। तो ये यूएस की नीति जो है ना वो पैसे वाली, उसको जहाँ प्रॉफिट दिखेगा वहाँ जाएगा। अब म्यांमार में, बैक टू द टॉपिक, म्यांमार में उसको ऑयल मिल नहीं रहा, वहाँ पे अभी तक ऐसा कोई भंडार जो है लिथियम वगैरह का भी उसको कुछ दिख नहीं रहा, तो वो क्यों आएगा वहाँ पे डायरेक्टली? वो सैंक्शन खेल रहा है। वो अभी सैंक्शन लगा दिए, एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में जो डाल के रखा हुआ है, एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा हुआ है म्यांमार को, ये सपोर्ट नहीं देंगे, वो सपोर्ट नहीं देंगे। अभी म्यांमार को जो पूरा हथियार है ना और जो भी चाहिए होता है वो सब कुछ सप्लाई कौन कर रहा है? सप्लाई उसको कर रहा है आज के डेट में सिंपली चाइना और रसिया। वो लोग सप्लाई कर रहे हैं उसको और अपना प्रभुत्व जो है वहाँ पे बढ़ा रहे हैं, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि दूसरा रीज़न क्या है। यहाँ पे जो इनके अपाचे देन उनके फाइटर प्लेन्स हैं, इसका प्रदर्शन करने का भी वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आईएस और ईरान जैसा स्ट्रॉन्ग कोई वहाँ पे इनों में है नहीं। तो वहाँ पे वो क्या मारने के लिए जाएंगे? वहाँ प्रदर्शन करने का उनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यूएस का दूसरा सबसे बड़ा जो बिज़नेस है ना वो हथियार बेचना है। और हथियार बेचने के लिए एक्चुअल सिनेरियो दिखाना पड़ता है कि हाँ मैंने कैसे बॉम्ब। अब आपने देखा होगा कि B2 बॉम्बर्स, कितना नाम सुना अभी आपने रिसेंटली, और उनका जो एक वो बॉम्ब है जो उनको गिरा के बंकर बस्टर बॉम्ब्स, मार्केट ही तो बन रहा है उस बॉम्ब का। आपने रिसेंटली इंडिया में सुना होगा, इंडिया जो है वो बॉम्बर्स खरीदने वाला है। इंडिया ने अपने अग्नि 5 को कन्वर्ट कर दिया एक बॉम्बर में, मिसाइल को ही बॉम्बर में कन्वर्ट कर दिया, जिसको ले जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वाई इंडिया इज़ डूइंग ऑल दिस थिंग्स और ये सब? क्योंकि यूएस जो है ना उसकी मार्केटिंग करता है बॉम्ब डाल के दूसरे कंट्रीज़ के अंदर में। अब म्यांमार में उनको ऑप्शन दिख नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ की आर्मी इतनी वीक है कि अगर यूएस चाहे ना तो बस शायद 1 दिन में या 2 दिन में कहानी ख़त्म कर दे पूरा म्यांमार का। तो वो ऐसे कमज़ोर प्रतिद्वंदी चाहते नहीं है जहाँ पे कि अपनी मार्केट में जो वो इन चीज़ों को अपना शोकेस कर पाएँ, ज़्यादा मौका मिलेगा नहीं। और एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि पूरा यूएस का जो सप्लाई चेन है, यूएस की जो सप्लाई चेन है ना वो चाइना पे डिपेंडेंट है आज के। रियर अर्थ में तो रियर अर्थ मटेरियल्स जो चुंबक वगैरह बनाए जाते हैं, वो मैं अलग वीडियो बनाया हूँ, आप देख लेना। उस पर कम्प्लीटली वो डिपेंडेंट है चाइना पे, कंप्लीट डिपेंडेंसी। वो कितना भी पैसे खर्च कर ले अगले 10 साल तक कुछ नहीं कर सकता यूएस। यस, यूएस भी कुछ नहीं कर सकता। और इंडिया इधर है,
यहाँ पे सारा आईफोन वगैरह सब कुछ बन रहा है। इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा यूएस का ग्रोइंग जो है वो मार्केट भी है और एक सप्लायर भी है। अब यहाँ पे म्यांमार है, दोनों के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स शेयर करता है। अब ऐसे में यहाँ पे कुछ मिस एडवेंचर अगर करता है यूएसए, यहाँ पे आके बॉम्बिंग वगैरह करता है, अगर दोनों में से कोई भी देश में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इधर इंडिया या चाइना, तो उसका तो सप्लाई चेन गया पूरा, राइट, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली कोई मिलिट्री एक्शन जो है वो नहीं लेता है यूएसए, राइट। तो आई होप कि आपको पूरा सिनारियो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज हैपनिंग इन म्यांमार, व्हाई यूएस इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। इंडिया भी क्यों चुपचाप बैठा हुआ है जबकि वहाँ इतना मैसेकर्स हो रहा है। इंडिया के अपने स्वार्थ है और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होता है वो इसी तरीके से होता है, लोग को अपना स्वार्थ देखना पड़ता है, इसमें कुछ आप कर नहीं सकते, राइट। इंडिया का सीधा कहना है आपका अपना मैटर है। इंडिया खुद इधर पाकिस्तान को लेके और बांग्लादेश को लेके परेशान है। अब म्यांमार के साथ में भी अगर वो अगर उलझ जाता है बिना मतलब का, अगर इश्यूज़ में हम लोग अगर उलझ जाते हैं, यहाँ पे भी अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो सोचो हम लोग कैसे फोकस कर पाएंगे दूसरे अपने बॉर्डर्स पे। आपको ऑलरेडी पता होगा कि यहाँ पे चाइना कितना इन्वॉल्व है, आपको ये पता होगा कि बांग्लादेश का रुख कैसे चेंज हुआ है, आपको ये पता होगा कि केपी ओली जो कि एकदम प्रो चाइनीज़ थे वो वापस से नेपाल में आ चुका है। तो इंडिया का कोई भी पड़ोसी तभी तो इधर जो जो श्रीलंका में हो रहा है, दैट यू आर अवेयर कि श्रीलंका में क्या चल रहा है। यहाँ पे चाइनीज़ जो है अपना बेस वगैरह बनाने की बात कर रहा था एंड ऑल दैट। तो अगर आप देखोगे ना तो चाइना तो अगर देखें तो हर तरफ से परेशान करने की हमें कोशिश कर ही रहा है। इसमें अगर म्यांमार में भी अगर हम लोग उलझ जाएं और उनके साथ भी रिलेशंस को हम डायरेक्टली ख़राब कर लें तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होने वाला है, हम परेशान हो जाएंगे। इसीलिए इंडिया इज़ अवे फ्रॉम दिस मैटर एंड दिस इज़ द होल स्टोरी। आई होप कि आपको ये पूरी कंप्लीट स्टोरी समझ में आई होगी। कालादान प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग डिटेल दूसरे वीडियो में समझेंगे, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।